जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज अतिथि के रूप में हैं अंकित भट्ट जी। आप अध्यापक हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार आपके द्वारा शिक्षा के तहत कार्य किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं सतर्क भारत की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया बोलने के लिए। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि देखा जाए कि बच्चे एक शिक्षा को लेकर, शिक्षा महत्वपूर्ण है, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा। शिक्षा पे विशेष कार्य की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कहीं ना कहीं साक्षरता में हम पीछे हैं बहुत। अभी भी अशिक्षा बहुत है लोगों में, तो शिक्षा का एक दबाव भी बच्चों पे रहता है। काफ़ी देखा जाए तो शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके एक दबाव रहता है। तो बच्चे उस दबाव को कैसे निकलें, किस तरह से उससे निकल के और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें? धन्यवाद सर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है। ये मनुष्य के चरित्र को बनाती है। किसी के भी अगर मनुष्य के चरित्र अच्छा है, उसका समाज अच्छा होगा, समाज से हमारे राज्य का विकास होगा और राज्य से एक देश का विकास होता है। तो ये पहली सीढ़ी होती है आपका। एक अंबेडकर जी का कोट मेरे को याद आ रहा है। अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर चीज़ें क्या आती हैं, शिक्षा है तो ठीक है, यहाँ पर होता क्या है आजकल देखने को मिलता है कि पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं हमारे, उनके बीच में क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बच्चे की रुचि के अनुसार उसको सब्जेक्ट देने में कोई चीज़ें नहीं मिलती हमें। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, पड़ोसी के बच्चे ने देख लिया कि वो साइंस साइड से बीटेक कर रहा है तो मेरा बच्चा भी बीटेक ही करेगा, चाहे उसकी रुचि पेंटिंग में हो या फिर वो आर्ट्स में अच्छा हो। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा उनका बच्चा है किस फील्ड में अच्छा, उसी फील्ड के अनुरूप उसको आगे कोर्सेज करवाने चाहिए। और ये चीज़ें जो होती हैं सर, वो 7th 8th तक पेरेंट्स को पता हो जाना चाहिए कि उसका बच्चा किस चीज़ में रुचि ले रहा है। उसी के अनुरूप 9th 10th में बच्चे को वो फील्ड दिलवाया जाए, ताकि 11th और 12th, क्योंकि हमारी अगर शिक्षा नीति को देखा जाए उसमें 11th और 12th में सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं। आर्ट साइड लेना है उसे, साइंस साइड लेना है या फिर कॉमर्स में लेना है। अगर ये बच्चों को ही नहीं पता होगा तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, दबाव में सब्जेक्ट तो ले लेते हैं पेरेंट्स के, 11th 12th पास भी हो जाएंगे वो, क्योंकि उस हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें ये कर दिया गया है बच्चे को थोड़ा सा भी लिखना पढ़ना आता है वो 11th 12th पास कर जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, उस समय वो अपने पेरेंट्स का अपोज नहीं कर पाया। 12th पास करने के बाद अब जब उसको जॉब लेनी है या फिर हायर एजुकेशन में जाना है तो उस समय क्या हो जाएगा, उसकी रुचि उसमें थी नहीं, अब वह अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा। तो ये मेन कारण हो जाता है आपका, भारत बेरोजगारी दर में काफ़ी ऊंची ओर जा रहा है क्योंकि उसे उसकी रुचि के अनुरूप पहले ही नहीं दिया गया था। जी, बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट भी है सर, क्योंकि हमारी भौगोलिक संरचना और हमारे पास जितनी व्यवस्था है, यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सिर्फ 3 से 4% लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोग जॉब पा सकते हैं, बाकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ही जॉब कर सकते हैं। और जो भौगोलिक संरचना है, लगभग 70 से 80 करोड़ ही रह सकते हैं, जब डबल हो चुके हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है सर। एक व्यवस्था देखी जाए तो जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो आप देख पा रहे हैं, बच्चे वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, अध्यापक को जा के बच्चों को लाना पड़ता है। एक निष्क्रियता बच्चों की सरकारी स्कूल के प्रति रहती है। तो मैं आपसे सुझाव जानना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से डेवलप किया जाए कि बच्चे वहाँ जाएँ और वहाँ से पढ़ें और आगे बढ़ें। सबसे पहले तो सर हमें जो अपना आर्किटेक्चर है ना, मेन जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल देखते हो, क्लास 1 से 5th तक क्लास है, वहाँ पर आपको मिनिमम 6 से 7 टीचर मिल जाएंगे जो 1 से 5 तक के क्लास को चलाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में आप देखोगे वहाँ पर 2 टीचर रहते हैं, कुछ कुछ स्कूल ऐसे होंगे केवल 1 टीचर होंगे। अब उसी में उसको क्या करना है, अटेंडेंस भी लेनी है, स्कूल की जितनी फाइल्स हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट, फिर ऊपर से आपका ये जो खाद्यान्न वाला आ गया है वो भी देखना है। तो अभी सरकारी स्कूल जो है उसकी व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, वहाँ पर पढ़ाई के कार्यक्रम और एक्स्ट्रा कार्य आपके ज़्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि शिक्षा के लिए अगर टीचर को रखा गया है, उसकी प्राथमिकता केवल पढ़ाई कराना होना चाहिए। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर वो फैसिलिटी अच्छी दे रहे हैं, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं टीचर्स को, वो सरकार को उस लोड को कम करना पड़ेगा।
जी, कहीं न कहीं जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होते हैं उनके अलग कार्यों में, जैसे उनकी चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, उसके लिए उन्हें तैयारियां करनी पड़ती है, ऑफिसों के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत करने पड़ते हैं, उनका भी उन पे बोझ होता है और अध्यापक भी कम है। इसकी वजह से शायद शिक्षा वहाँ अच्छी नहीं मिल पा रही है। कॉन्वेंट स्कूलों में देखा जाए सर तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, व्यवस्था के नाम पे सारी चीज़ें आपको बाहर से लेनी होती है, सब चीज़ डिफाइन होता है उनका, यहीं से लेना है आपको। लेकिन शिक्षा का स्तर देखा जाए तो उस हिसाब से शिक्षा का स्तर नहीं रहता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद भी उन्हें कोचिंग लेने की 2-2 3-3 कोचिंग लेते हैं। तो ये किस तरह से ये व्यवस्था चल रही है कि इतने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में है भी 7-8 हज़ार के करीब फीस देने के बाद भी आपके बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ कमी रह जाती है स्कूल में और बच्चों की पढ़ाई में? सबसे पहला रीज़न क्या है सर, मैं उसका बता दूं आपको। जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया है कि उनको फीस अगर वो बढ़ाएंगे नहीं तो उनका चल नहीं सकता है। सेकंड थिंग क्या है, अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं, एक है प्राइवेट टीचर, एक है गवर्नमेंट टीचर। जो गवर्नमेंट टीचर आया हुआ है वो क्वालिफाइड टीचर है। वो आपका पहले उसने बीएड किया होगा, उसके बाद उसने सीटेट क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद उसने फिर से एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा जिस भी स्कूल में वो गया है। प्राइवेट स्कूल में क्या है, सब प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कहूँगा मैं, आज कर जो कल दिया, क्योंकि हर गली में आपको स्कूल मिल जाएंगे। जो क्वालिफिकेशन है, आपको कई स्कूल ऐसे मिल जाएंगे जो बीएड नहीं किया हुआ है जिन्होंने, या फिर वो सीटेट क्वालिफाई नहीं है। तो एक तरफ आपका गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर है, बट उनको उस कार्य से अलावा जो उनका नहीं है वो दे दिया जा रहा है। दूसरी साइड प्राइवेट स्कूल में है, वहाँ पर क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है उनके पास, टीचर्स के पास, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल 5th तक क्लास भी लेते हो। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिन पर 12th पास करने के बाद वहाँ पर टीचर्स को ले लिया जाता है। तो मेन रीजन है ये। जी, सैलरी पैकेज भी उनका ना के बराबर होता है, उनको अपनी कॉस्ट कटिंग शिक्षा में करते हैं, बाकी डेवलप करने में, बिल्डिंग लग्जरी बन जाए, व्यवस्थाएं सारी बन जाए, उसमें इंफ्रा में वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, शिक्षा पे कम करते हैं। अभी परसेंटेज की बात किया जाए तो लगभग लोगों के 99% 100% आ जा रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है कि 100% आ जा रहे हैं इन लोगों के? और दूसरी बात कि जो 12th में 10th में 100% लाता है वो आईआईटी की तैयारी करता है तो उसकी रैंकिंग लाखों में भी चली जा रही है। तो ऐसा क्या सिस्टम चल पाता है कि अभी बच्चा बिल्कुल टैलेंटेड है, 100 में 100 ला रहा है, और जब वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो यहाँ तक कि 1-2 साल गैप करके भी करता है, वो कोटा या ऐसे जगहों पे जाके तैयारी करता है और फिर भी वो नहीं निकाल पाता है। तो ये क्या चल रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। वो मैंने सर आपको पहले ही एक लाइन बोली थी। आज हमारी शिक्षा में अगर आप पहले देखते थे ना, तो पहले टीचर और जो स्टूडेंट होता था उसका रिलेशन ऐसा होता था, बच्चे अपने घर वालों से नहीं डरते थे लेकिन टीचर से डरते थे। आज नीति ऐसी कर दी गई है। दूसरा क्या होता था, एक लिमिटेड होता था कि हाँ आप जब इतना पढ़ोगे या इतना करोगे तभी आप पास हो जाओगे। आज नीतियाँ ऐसी कर दी गई हैं, आपने थोड़ा सा भी लिखा हुआ है, आपको लिखना पढ़ना आता है, आप उस क्लास को पार कर जाओगे, क्योंकि बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो आप। तो वो 11th 12th तक तो पास हो जाता है जैसे तैसे। दूसरा क्या है, जो हमारा इवैल्यूएशन स्कीम है वो केवल मार्किंग बेस कर दी गई है, और कंपटीशन पे जब वो बच्चा जाता है या फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करे या फिर नीट की प्रिपरेशन करे, वहाँ पर आपके सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप उनको कर नहीं पाओगे। तो जो बेसिक टीचर्स या फिर जो इवैल्यूएशन स्कीम है वो ऐसी कर दी गई है कि बच्चे को रटा दिया हमने, वो चीज़ बोर्ड पे आ गई, क्योंकि लिमिटेड पैटर्न है, उससे बाहर का आना नहीं है आपका। और नीट और जेई में ये है कि आपको उसका वार्ड मतलब उसके कॉन्सेप्ट जब तक पता नहीं होंगे तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है मेन। आप जी, बहुत अच्छे से समझाया। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। ये लाइव सेशन है, आपका कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, लाइव जवाब दिया जाएगा। सर, देखा जाए कि 12th करने के बाद बच्चों थोड़ा सा भ्रमित रहते हैं कि किस तरफ अपना कैरियर बनाएं, किस तरफ जाएं कि हम एक बेहतर अपना जीवन बना सकें। तो क्या क्या कैरियर की संभावनाएं होती हैं उस समय, किस तरह 12th करने के बाद जो बच्चा है वो किस तरह जाए और कहाँ कहाँ जा सकता है कि जिससे उसका भविष्य उज्ज्वल हो?
सर 12th के बाद अगर मैं देखूं 11th और 12th हमारी जो अभी स्कीम चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी मैं हटा दूं तो 3 साइड्स आपको मिल जाती हैं। आर्ट साइड मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी और साइंस साइड मिलेगी। तो अगर आपको, अब मैं इसमें भी देखूंगा ना, 3 टाइप से आप कैटेगराइज कर सकते हो। आप आर्ट साइड के हो तो आप आर्ट की फील्ड पे जा सकते हो। अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है, आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो आपको एजुकेशन दे दें। सेकंड क्या होता है आपका, ऐसे ही साइंस पे आप जा सकते हो, बीटेक कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। कई बच्चे क्या होते हैं सीधे 12th के बाद बीटेक पे चले जाते हैं, और अभी आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो बीटेक का काफ़ी ज़्यादा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। रीज़न क्या है, एई की पोस्ट कम निकलती हैं, जेई की पोस्ट आपकी ज़्यादा निकलती हैं। और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने ये मेंशन कर दिया है आपका कि अगर आपने जेई बनना है तो आप डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है, बीटेक वाला नहीं भर पाएगा। तो अगर आप साइंस वाले बच्चे हो, आगे अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, पहली आपको सलाह मैं दूंगा आप डिप्लोमा से स्टार्ट करें। आफ्टर फर्दर आप जा सकते हो डिग्री के लिए, क्योंकि आप लेटरल एंट्री में भी आपका 1 ईयर बच जाएगा आपका। थर्ड क्या होता है, कई आपके बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते, या फिर जो बच्चे होते उनके पेरेंट्स फीस उतनी ज़्यादा सबमिट कर नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूँगा 12th के बाद ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एसएससी है, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम निकालती है, एमटीएस का एग्ज़ाम निकालती है। ऐसे ही जो राज्य सरकारें हैं, जैसे उत्तराखंड की अगर बात करूं, यूके ट्रिपल एससी है, वो हर साल आपका क्लर्क बेस की लगभग 500 मिनिमम पोस्ट हर ईयर निकलती हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं आपका, या फिर इसके अलावा एसएससी जीडी हो गया, कांस्टेबल की पोस्ट हो गई, ये सब 12th बेस की पोस्ट हैं आपकी। तो आप वहाँ पर अपना पहले इनिशियली जो जॉब है उसे सिक्योर कर लो। अब अगर आप आगे आईएएस या फिर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप जॉब के साथ कर सकते हो ये चीज़ें। तो जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो 12th के बाद डायरेक्टली जॉब के लिए देख सकता है। जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं वो अपनी फील्ड के अनुसार, लेकिन फिर से वही बोलूँगा, वो फील्ड आपकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए, जो आपकी रुचि है। ये नहीं आपका दिमाग जो है वो साइंस में है और आपके घर वाले आपको आईएएस पीसीएस बनाना चाह रहे हैं, तो आपका वो एकदम अपोजिट हो जाएगा, फिर आप एक दबाव महसूस करोगे वहाँ पर। ये चीज़ है जी। देखा जाए कि बच्चे को लेके अभिभावक बहुत दबाव में रहते हैं, काफ़ी उनकी शिक्षा को लेके वो तैयारियां कर रहे होते हैं, उसकी एग्ज़ाम की, जैसे बच्चा जग के कर रहा है तो वो भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये दबाव कैसे कम किया जा सकता है कि बच्चा भी दबाव में ना रहे, अभिभावक भी दबाव में ना रहे, दो कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच बढ़ जाता है, वो कैसे कम किया जा सकता है? सर दबाव तो बेसिकली होना ही नहीं चाहिए। दबाव जो आता है ना, ये आता है हमारे समाज से, कि हमारे, अगर आप पेरेंट्स को नॉर्मली देखते होगे तो ये देखते होगे कि बगल वाले के बच्चे की इतनी परसेंटेज आई है, या फिर उसके बेटा जो है उसकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, तुम्हें भी ये करना है। सबसे पहले जब तक ये मेंटेलिटी आपकी जाएगी नहीं पेरेंट्स की, तब तक ये दबाव कुछ खत्म हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने बच्चे के, एक पेरेंट्स ही है जो समझ सकता है उसके बच्चे की रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है। अगर वो एजुकेशन में अच्छा है तो आप उसे बनाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, आईएएस पीसीएस बनवाओ, डॉक्टर बनाओ, उसकी है। लेकिन अगर बच्चे की रुचि आपकी पेंटिंग में है, वो पेंटिंग करना अच्छा है, आप उससे बोल रहे हो आप बीटेक के लिए मैथ्स के फॉर्मूले करो, कैलकुलेशन करो, तो वो नहीं हो सकती है। उस समय जब इनिशियली तो बच्चा आपकी बात को मान लेगा, क्योंकि वो आपका इतना कैपेबल नहीं है कि आपकी बात को अपोज कर सके। लेकिन जब वो आपके 18 ईयर क्रॉस कर लेगा, जब वो समझने लगेगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो आपकी बातों का अपोज करेगा। तो आपको 2 घाटे हो गए यहाँ पे। एक तो पेरेंट्स का क्या हो गया, पूरा का पूरा बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया। अगर वो पहले से ही पेंटिंग में वर्क करता या फिर किसी अदर फील्ड पे वर्क करता, तो वहीं से उसकी, क्योंकि जब तक आपका रुचि नहीं होगा ना, वो रुचि आपको डेवलप, आपके मन काम में वो रुचि नहीं आएगी, तब तक वो चीज़ हो ही नहीं सकती है फिक्स। तो मेन है पेरेंट्स को दबाव नहीं डालना है, पड़ोसी के बच्चे को देख के, रिश्तेदारों को बच्चे को देख के ये नहीं बोलना है कि आपको भी यही करना है। जो आपका बच्चा करना चाहता है उस पर ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी इस दबाव को कम किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छे से सर ने बताया। किसी को देख के अपने बच्चे से तुलना नहीं करनी है कि इनका बच्चा आईएएस बन रहा है, इनकी पीसीएस की तैयारी कर रहा है। आपके बच्चे के अंदर जो कैलिबर हो वो देखना चाहिए। जैसे कई देशों में देखा जाता है कि यदि 2 साल 3 साल का बच्चा हुआ तो उससे लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। बच्चा यदि वो तैराक बनने की कोशिश करता है, कहता है मुझे तैराक बनना है, तो उसी टाइम पानी का टब दे देते हैं उसको, लो बेटा इसमें तैराकी सीखो, और कहीं ना कहीं मेडल में वो हम लोगों से आगे चले जाते हैं या किसी भी जगत में हमसे आगे हो जाते हैं।
यही रीज़न है, हम दूसरे को देख के ज़्यादा अपने बच्चे की तुलना करते हैं। और सर बीटेक की बात हो तो एक सर्वे किया था 2016 में हमने, तो उत्तर भारत में लगभग 16 लाख के करीब बीटेक निकलते थे। उस समय जो हमारी व्यवस्थाएं थी, जॉब की व्यवस्थाएं थी, वो सिर्फ 4 लाख लोगों की व्यवस्था थी। उत्तर भारत में 4 लाख लोग इंगेज हो सकते थे, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिला के। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या जॉब सीकरों की थी, जो जॉब सीकर ही रहेंगे। और उन 4 लाख में भी बहुत ब्रिलियंट लड़के होते हैं, 3-4 लाख तो ब्रिलियंट लड़के होते हैं जो 90 एवब होते हैं। बीटेक में भी कोई सप्ली नहीं होती है कुछ। और जो एक बड़ा नंबर होता है वो सप्ली वाला होता है। 6-7 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सप्ली होती है, जो 4 साल का बीटेक 6 साल 7 साल में करते हैं, धीरे धीरे सप्ली होता रहता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर उनके रहता है कि मुझे बीटेक करना है। वो एक तरह से वो अपनी लाइफ वही मैंने बताया ना आपको, उसमें क्या है, वो पेरेंट्स के मतलब उनका मन नहीं है, वो पेरेंट्स का मन है। पेरेंट्स के पास पैसे हैं, वो लगा दे रहे हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो पढ़ेगा नहीं वहाँ पर, तो उसकी बैक आनी आनी है। मेन रीज़न ये है। दूसरा क्या है सर, देखिए अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात आपने की, तो इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 1947 की बात करूँ मैं, तब भी उतना ही एरिया था, आज भी उतना ही एरिया है। पॉपुलेशन तब कम थी, आज पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा। दूसरा क्या है, अगर हम इंडिया के नॉर्थ साइड की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, एक जॉब सीकर की भावना नहीं आती है यहाँ पर, डेवलपिंग की। यहाँ पर क्या है कि हमें जॉब ही करनी है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो या फिर हमारे साउथ इंडिया में चले जाओ, तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप पे ज़्यादा काम किया जाता है। तो ये नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है अभी जो मेरे को देखने को मिलता है, उत्तर भारत में ये चीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है। इवन उत्तराखंड में तो इतना है कि आप देखोगे, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको शादी के लिए भी सोचना पड़ता है कि नहीं अभी करें ना ही करें। तो सबसे पहले ये वाली जो भावना है अभी हमारे अंदर जो चल रही है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में होना ही होना है। गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं होगी कि वो हर घर से एक को जॉब दे सके, तो जॉब सीकर बनना पड़ेगा, मतलब स्टार्टअप पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागना है, जॉब देने वाला भी बनना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं आपको स्वरोजगार की तरफ से जुड़ना पड़ेगा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी लोगों से, युवाओं से कहा था कि आप स्वरोजगार की तरफ जाएं, क्योंकि सभी को जॉब देना मुमकिन नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं उतनी की उतनी है और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम अभाव में रहेंगे ही, जॉब इतनी हो नहीं पाएगी। और गवर्नमेंट जॉब में आप देख रहे हैं ज़्यादा चीज़ें निजीकरण हो रही हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही कम हो रही हैं। सर एक प्रश्न है कि 10 के बाद अगर 12 ओपन बोर्ड से करते हैं तो उसमें आगे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर, ओपन बोर्ड भी आपका नॉर्मली ये है कि कहीं पर भी 12th पास लिखा होता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी है क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 12th पास होना चाहिए, वो बराबर है आपका। कुछ जो बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और आप प्रिपरेशन कराते भी हैं, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी करें और कितने घंटे नियमित तो पढ़ाई करें और किस तरह से पढ़ाई करें कि वो अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके? सर मुझे लगता है एक नॉर्मल 1 डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो केवल 1 क्वालिफाइंग एग्जाम है, एक पेपर देना है आपको और आपकी जॉब निकल जाती है, तो 1 ईयर आपके पास सफिशियंट है। बट इस 1 ईयर में आपको ये देखना है, आपको बिल्कुल आइसोलेट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। 0.1 नंबरों में तो छोड़ दीजिए, 0.5 और 0.25 में आपकी लाखों का अंतर होता है। अगर 1 साल तक आपने, सबसे पहले बच्चों को क्या होता है, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं कि सब कुछ, मतलब सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। सिलेबस के आउट का क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके सिलेबस को आप अपने टेबल पे रखो, उसके सारे टॉपिक्स को आप कवर अप कर लो। 80% जो क्वेश्चन होते हैं आपको एज इट इज सिलेबस से मिल जाते हैं। बाकी 20% अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की है तो आपको सिलेक्शन ईजिली 1 ईयर मिनिमम मैं बोलूँगा हो जाएगा इतने में। जी, बहुत अच्छे से सर ने बताया। जो भी युवा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को अवश्य देखें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और किसी का लाइव प्रश्न हो तो मैं एक बार देख सकता हूं कि कोई लाइव प्रश्न, अभी कोई लाइव प्रश्न नहीं है सर। आप युवा हैं, युवाओं को प्रिपरेशन कराते हैं, युवाओं को तैयार करते हैं, तो सर सतर्क भारत के माध्यम से जो युवा है, एक सोशल मीडिया का देखा जाए कि सोशल मीडिया का पढ़ाई में भी अब अहम रोल हो गया है। जैसे कोविड आया, काफ़ी अहम रोल है, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। बहुत सारे अब तो क्लासेज खुल गए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। एक पहलू तो इसका ही है।
ये दूसरा पहलू इसका है कि सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत होता है, खासकर जो युवा है हमारा 17 से लेकर 24 का युवा है वो इसका मिसयूज करता है। तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज की संख्या ज़्यादा है। तो उन युवाओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्शक हमारा युवा है और आप युवाओं का प्रिपरेशन कराते हैं, तो एक सुझाव चाहते हैं कि क्या युवा उससे निकल के और किस तरफ सोशल मीडिया का उपयोग करें। सर पहली बात तो सोशल मीडिया का अगर कोई बुरा या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है ना, सबसे पहले मैं जाऊंगा कि पेरेंट्स के ऊपर। आज मैं देखता हूँ कई होते हैं बच्चे को बोलना नहीं आ रहा है लेकिन उसके पास मोबाइल फ़ोन है। जी। आप जब तक आपका बच्चा, मैं कहूँगा उसे पता नहीं है कि मोबाइल के बारे में क्या है क्या नहीं है। इवन अब आपका काफ़ी साइट टिकटॉक है और ये है, इसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो आपको कुछ टाइम के लिए तो अर्निंग ऑफ मनी हो सकता है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी नकारा नहीं बनाएगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना है, लिमिटेड यूज ऑफ फोन्स करना है, मतलब जिस टाइम पर चाहिए, जितनी ज़रूरत है केवल उतना दीजिए। दूसरा क्या करना है, बच्चों को एक्स्ट्रा, दूसरा क्या है ना, जितने जल्दी पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, बच्चा जैसे ही 10th या 12th में जाता है वो अपनी पॉकेट मनी खुद निकालना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो न्यूज़पेपर दे रहा हो, कुछ भी करे, कोई भी बड़ा से बड़ा बच्चा क्यों ना हो, जितने भी आप देखेंगे वो 10th या 12th में ऐसे काम करके जा चुके होते हैं, तो उनको वैल्यू ऑफ मनी पता होती है। इंडिया में क्या होता है कि 12th कर लिया, 10th कर लिया, इवन 20 साल 22 साल के बाद भी पेरेंट्स घर से पैसा देते रहते हैं। ये सबसे पहली बात है। अगर आप अपने बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बना देते हैं तो उसका ध्यान वो नेगेटिव चीज़ों पे जाएगा ही नहीं, वो अपने कैरियर के प्रति रहेगा, कैसे मैं जल्दी जॉब पे सेटल हो जाऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं। तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है आपका इस चीज़ में। कहीं ना कहीं जो ये साइडें आई हुई हैं, टिकटॉक है, पबजी एक गेम है जो युवाओं को काफ़ी तरह से प्रभावित कर रहा है। टिकटॉक पे देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो टिकटॉक को यूज करते हैं, उनके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गलत गलत गाने होते हैं उन पे भी वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा लाइक आ जाता है, अच्छा व्यू हो जाता है, उस पर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत अर्निंग भी आती हो तो उससे खुश हैं, लेकिन फ्यूचर उसका बर्बाद हो जाता है, आगे जाके उसी तरह से वो उनसे भी डील करता है। तो कहीं ना कहीं अभिभावक को सोचना चाहिए कि शिक्षा की तरफ पहले बच्चे को ले जाएं, ये चीज़ें बाकी बाद में हैं। और यदि आप कहीं उसको जोड़ना चाहते हैं तो स्पोर्ट में जोड़ दें, आप स्पोर्ट खेल कूद की तरफ ले जाएं, देश के नाम पदक लाए, देश आपका नाम भी रोशन करे, इस तरह की व्यवस्था से दूर होना चाहिए। आपके द्वारा यही सुझाव दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया का आप जितना कम से कम उपयोग करें अपने जीवन में, और जो भी उपयोग करें वो सार्थक किसी जानकारी लेने के लिए, पढ़ने के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप करें, निगेटिव चीज़ों को आप बंद करें। शिक्षा से रिलेटेड यदि किसी का भी कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का कोई युवा तैयारी कर रहा है उसका प्रश्न हो, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। लाइव सेशन अभी पूछेंगे तो अभी भी जवाब दिया जाएगा, और यदि आप कभी भी पूछेंगे तो हम उसका आपके द्वारा जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इतना अच्छा सुझाव दिया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिली होगी। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप थे अंकित भट्ट जी, आप शिक्षक हैं और युवाओं को एक अगला अपना रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही असाधारण आवाज़ के साथ हम नियमित आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।